नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायोम के इस खास एपिसोड में जिसका नाम है टॉपर्स टॉक। आज हम लोग बात कर रहे हैं दिव्या से। दिव्या ने हीनू वाले ब्रांच में पढ़ाई किया, 2 साल क्लासरूम प्रोग्राम में ये थी। कैसा इनका जर्नी रहा, 12th बोर्ड के साथ कैसे इन्होंने मैनेज किया और आज 5443 रैंक लाकर पीएमसीएच पटना में इनका एनरोलमेंट हुआ है और जो इसका मार्क्स था वो 570 था। तो सारी बातचीत करेंगे। कैटेगरी इनका जनरल था। पूरा आप वीडियो देखिएगा, आपको काफी मदद मिलेगा। स्वागत है दिव्या और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले मैं बायोम को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं सारे अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो मुझे जो कॉलेज मिला है फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो सिर्फ उनके कारण मिला है। और टीचर्स का कंप्लीट सपोर्ट रहा है मेरे साथ इस पूरे जर्नी में। तो बहुत बहुत थैंक यू बायोम को। ओके, तो एक बात बताइए, बायो में आपने 2 इयर्स क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो जब आप ज्वाइन किए थे और जब आप फाइनल एग्जाम में बैठे, इस बीच का डिफरेंस थोड़ा बताइए आप। और 10th में आपका कितना परसेंट मार्क्स था ये भी बताइए। मेरा 10th में 97% था और जब मैंने बायोम ज्वाइन किया तो काइंड ऑफ कंफ्यूजन था माइंड में बहुत ज़्यादा कि चल क्या रहा है एक्चुअली। देन धीरे धीरे टेस्ट शुरू हुआ, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने शुरू हुए, तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ कि हाँ हम भी नीट निकाल सकते हैं। फिर पहले टेस्ट में और नीट के दिन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। पहले दिन हम बिना कॉन्फिडेंस के बैठे हुए थे और नीट वाले दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए थे कि हाँ आज तो मेरा सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है तैयारी के दौरान वो क्या रहता है स्टूडेंट के लिए और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ, बच्चे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं डेली। भले ही कम पढ़े लेकिन डेली कंसिस्टेंट रहे अपने पढ़ाई को लेकर के। और प्लस बच्चे डाउट्स अपना कलेक्ट कर लेते हैं, टीचर से पूछते नहीं है। डाउट सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो लास्ट दिन तक डाउट ही रह जाते हैं आपके। तो आप कैसे डाउट क्लियर करते थे, जैसे क्लास के बाद, या कैसे मैनेज करते थे डाउट सेशन? हर क्लास के बाद हम लोग का 10 मिनट्स का ब्रेक रहता था, उसमें हम लोग टीचर्स से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते थे। फिर रैंकर्स बैच के दौरान भी हम लोग के साथ टीचर्स पूरा टाइम अवेलेबल रहते थे, उसी के थ्रू मैंने अपने सारे डाउट्स क्लियर किए हैं टीचर्स अच्छा, से। दिव्या आपने एक वर्ड यूज किया, रैंकर बैच। अब अपने जो बच्चे हैं बाहर के लोग देखते होंगे, नहीं पता होगा उनको, बायो में रैंकर बैच क्या है और इसमें कैसे पहुंचते हैं बच्चे? बायो में रैंकर्स बैच एक बैच है जिसमें कुछ सिलेक्टेड बच्चों को ही रखा जाता है ताकि उनका परफॉर्मेंस जो अभी क्लास में परफॉर्म कर उससे ज़्यादा बेटर थोड़ा सा परफॉर्म कर सके नीट का रिजल्ट निकालने के लिए। इसमें सिलेक्शन के लिए हम लोग को हर टेस्ट में बेटर परफॉर्म करना होता है और 12th के लास्ट के दिनों में जो टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू गेट सिलेक्टेड इन दिस रैंकर्स बैच। अच्छा, तो रैंकर बैच में फिर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई, डाउट सपोर्ट, या क्या व्यवस्था किया जाता है बच्चों के लिए? रैंकर्स बैच में हम लोग का डाउट सॉल्विंग, एज मैंने मेंशन भी कर दिया है कि टीचर्स पूरे टाइम अवेलेबल रहते थे। हम लोग को वहाँ पे साइलेंस में लाइब्रेरी में रखा जाता था ताकि हम लोग पढ़ सके, सेल्फ स्टडी में रह सके। प्लस हम लोग का डेली वहाँ टेस्ट होता था और उस टेस्ट का हम लोग को तुरंत ही आंसर की विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया जाता था ताकि हम लोग उसी समय अपने गलती को क्लैरिफाई कर सकें। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दिव्या एक बात बताइए कि आपके तैयारी का स्ट्रेटेजी क्या था, मतलब आप रूटीन कैसे बनाते थे और कैसे पढ़ते थे, अपना सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करते थे, थोड़ा बताइए। मेरे लिए क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता था। मैं टाइम नहीं देखती थी, मैंने 13 घंटा पढ़ा, मैंने 14 घंटा पढ़ा। मैंने एक अपना डेली का टारगेट बना के रखा था, ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है, उसको बिना कंप्लीट किए नहीं उठती थी। क्योंकि भले उसमें 13 घंटा लग जाए, 14 घंटा लग जाए, डजेंट मैटर फॉर मी। और प्लस जो डेली टेस्ट होते थे उनका डेली एनालिसिस करना वो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो पेरेंट्स का और टीचर्स का और बायोम का सक्सेस में जो आपका रोल था वो तो आपने शुरू में बता दिया, पर थोड़ा सा एक बार फिर से एलेबोरेट कर दीजिए कि मतलब कैसे सपोर्ट मिलता था जब आप लो फील करती थी, थोड़ा पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस में आती थी, ये सोचती थी क्या होगा आगे, तो कैसे मतलब आपको सपोर्ट मिलता था? पहले तो मेरे पेरेंट्स, मेरा थोड़ा सा भी कम मार्क्स आ जाता तो मेरा हम तो रोने लग जाते थे कि आगे कैसे होगा। और पापा को बोलते थे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, पापा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन पापा हमेशा बोलते थे सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। वाह,
क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरा पढ़ाई की तरफ लगन बहुत ज़्यादा देखे हैं। कभी मेरे मम्मी पापा हमको फोर्स नहीं किए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हम खुद ही पढ़ लेते थे क्योंकि हमको पढ़ाई में लगन था, हमको करना था। और टीचर्स का तो वो मतलब मेरा सिली से सिली डाउट भी सॉल्व किए, भले वो क्लास में हो या फिर क्लास के बाद हो। और जब भी मार्क्स के रिगार्डिंग हमको डिप्रेशन हुआ है, तब टीचर्स भी बहुत मेरे को हेल्प किए हैं कि हाँ डिप्रेस मत हो जाएगा सब चीज़ धीरे तो धीरे। डायरेक्टर सर भी आते थे, बायोम के डायरेक्टर सर? हाँ, डायरेक्टर सर भी हम लोग का कभी कभी रिजल्ट्स जैसे निकलता था उसके 1-2 दिन बाद ही आते थे। रिजल्ट्स को थोड़ा सा एनालाइज करके बताते थे कि किस चीज़ पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन कंपेयरिंग द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास। तो उसके थ्रू बताते थे कि फिजिक्स पे अभी ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग ये भी चीज़ ध्यान रखते थे कि किसी टीचर से अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो टीचर्स कैसे मतलब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है, वो भी डायरेक्टर साहब हम लोग का बहुत हेल्प किया है उसमें। तो आप एक बात बताइए कि हीनू ब्रांच में आपने पढ़ाई किया 2 इयर्स पूरे, और ज़्यादा बच्चा तो इधर वाले ब्रांच में रहता है, तो क्या आपको कोई मतलब ऐसा डिफरेंस दिखा, या पढ़ाई को लेके या मैनेजमेंट को लेके या टीचर को लेके? नहीं, डिफरेंस तो कहीं पे नहीं था। आई थिंक कम बच्चों के बीच में रह के आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा सीखा, क्योंकि कम बच्चे रहते हैं तो आप टीचर से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं, टीचर ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो हमको तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं देखा, बल्कि हमको यहाँ के मैनेजमेंट के लोग, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ सब बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे। हाँ। जब आपको ये पता चला कि आपका पीएमसीएच पटना में हो गया, तो वो कैसा मोमेंट था, और मतलब कैसे इसको आपने सेलिब्रेट किया? हाँ, जब अलॉटमेंट आया तो सबसे पहले मेरा अलॉटमेंट मेरे पापा ने ही देखा था। पापा ही बहुत दिन से इंतज़ार में थे कि पीएमसीएच मिल रहा है, तो पापा ने सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म किया। तो नवरात्र का पहला दिन था तो कुछ खा नहीं रहे थे, तो मिठाई लेकर आ गए पापा। तो हाँ, काफ़ी खुश थे, सारे रिलेटिव्स को बताया कि हाँ पीएमसीएच मिल गया है, अब कॉलेज जाना है। अच्छा दिव्या, एक चीज हमने पूछा तुमको, डॉक्टर ही बनना था, ये कैसे मन में आया, कब मन में आया, और मतलब फिर तैयारी शुरू कब, किस क्लास से सोच लिया कि डॉक्टर ही बनना है? बहुत ऑनेस्ट रहेंगे, मेरे दिमाग में कभी ये डॉक्टर शब्द था ही नहीं। ओके। हमको पहले से आर्मी में जाना था, अच्छा। बट ड्यू टू physical conditions, हाँ, हाँ। specs and height, I could not go there. Then my father told me, because my maths was not very much लेकिन मैं strong. आपको 1 मिनट रोकूंगा, तो आप आर्मी में अभी भी जा सकती हैं, क्योंकि आप डॉक्टर जब बन जाओगे। AFMC, Yes. but there is a bond of 7 years. I अच्छा। could not serve that. अच्छा, मतलब बॉन्ड नहीं साइन करना है। हाँ, हाँ ठीक है, ये हुआ, आर्मी में हाँ, जाना था, हाँ। फिर ये डॉक्टर फिर वाला लाइन कैसे आया? and to go into army, we need maths in class 11 Okay. 12. और मेरे पापा जानते थे कि मेरा मैथ्स उतना स्ट्रांग है नहीं, तो पापा डिसाइडेड कि फैमिली में कोई डॉक्टर है नहीं, तो चलो तुमको डॉक्टर बनाया जाए। तो देन धीरे सब जगह का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स दिए, तो उसमें से बायोम के बारे में पता चला, वहाँ भी जाके स्कॉलरशिप एग्ज़ाम मैंने दिया और फिर एंटर कर गए वहाँ पे भी जाके थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि क्या करना है सही में, लेकिन धीरे धीरे फ्लो बनता गया, टीचर्स के साथ बॉन्डिंग बनता गया, पढ़ाई में मन लगने लगा, तो तो डिसाइडेड। पापा के तरफ से या मम्मी के तरफ से कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं, मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है। और आप पहले होंगे जो हाँ, डॉक्टर बन रहे हो हाँ। अब। अच्छा, और बाकी आपने कहा कि आर्मी का जो पोस्ट निकलता है हाँ, उसमें जाने के लिए मैथ्स होना चाहिए, हाँ, 12th में हाँ। पीसीएमबी होना चाहिए। नहीं, टू मतलब स्पेसिफिकली इन आर्मी, देन हाँ। पीसीएम, इफ यू वांट टू गो इन एएफएमसी देन बायो। अच्छा, तो मतलब जा सकता है ना एफएमसी में, तो अगर हाँ, आगे हाँ, मौका, हाँ, लेकिन आपको उसमें नहीं बढ़ना है। हाँ। कोई बात नहीं। दिव्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं जो हर बच्चे से हम पूछ रहे हैं इस बार, जो सेलेक्टेड बच्चे आ रहे हैं। फिजिक्स, फिजिक्स को आपने कैसे एग्जाम हॉल में मैनेज किया, ये तो आप बाद में बताइएगा, और शुरू में आप कैसे पढ़ते थे 11th-12th को, ये भी आप बताइए। फिजिक्स का स्ट्रेटेजी क्या था आपका? जैसे कि मैंने मेंशन किया कि मेरा मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं था, तो मुझे भी शुरू में लगा कि मुझसे फिजिक्स नहीं हो पाएगा, और ये बहुत बच्चों का डर है कि फिजिक्स तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग को जब हम लोग एंटर किए फाउंडेशन बैच में, तब हम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया गया था टू क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स, तो इसीलिए फिर उसको क्लियर किया। फिर डेली बेसिस पे जो सर मॉड्यूल के क्वेश्चंस देते थे वो डेली बनाया,
भले कोई फेस्टिवल हो, कुछ नहीं, डेली बनाना था उसको, और मॉड्यूल को भी मैंने बहुत बार बनाया है बायोम का। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिला, मेरा स्पीड, एक्यूरेसी, कैलकुलेशन फिजिक्स में धीरे धीरे बढ़ता गया और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ट होते गया। मुझे फिजिक्स से डर लगना टिल द लास्ट डेट, हम नहीं डरते थे फिजिक्स से बिल्कुल। एग्जाम हॉल में जब आप देखे क्वेश्चन तो क्या आप डरे थे या नहीं डरे थे? तब थोड़ा सा दिमाग में स्ट्राइक किया, क्योंकि टाइम प्रॉब्लम था वहाँ पे ऑलरेडी। बायो बहुत लेंदी था, बायो के स्टेटमेंट्स थे बहुत लंबे लंबे, फिर उतने लंबे स्टेटमेंट में ऑलरेडी मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जा चुका था। फिजिक्स में जब जंप किए तो उसमें भी लेंथ ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा था। भले हम कह सकते हैं कि फिजिक्स के क्वेश्चंस नॉट दैट टफ थे, बट लेंथ ऑफ द क्वेश्चन वॉज टू मच। तो इसीलिए थोड़ा तो डर, घबराहट में थोड़ा बहुत तो गलती हो गया उसमें भी। अच्छा, तो मतलब डर नहीं लगा, बस वहां लगा कि हाँ कैसे करेंगे। तो हाँ। सीक्वेंस आप क्या रखते थे टेस्ट में भी और एग्जाम हॉल में? आपने क्या सीक्वेंस रखा और टाइमिंग क्या देते थे आप? देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर एरर्स, बिकॉज पहले जब मैं बायो में टेस्ट देती थी तो पहले मैं बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स पे जाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने टेस्ट दिया। रैंकर्स बैच में जब टेस्ट होना शुरू हुआ ना, देन आई थॉट दैट दिस इज द रॉन्ग वे। देन आई स्टार्टेड टू डू बायो फर्स्ट, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। तो एग्जाम हॉल में भी सेम था? यस। अच्छा, इससे आपको फायदा मिला? यस। दिव्या, एक बात बताओ, 12th के साथ साथ आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया, पीएमसीएच पटना पहुंच गए, मतलब। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 साल 4 साल लग जाता है उनसे। क्या लगता है आपको, मतलब कुछ की पॉइंट्स बताइए जिससे मतलब एक हेल्प मिले कि इन बातों को फॉलो करके हम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल सकते हैं? सबसे पहले आपको टाइम को वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि 12th के साथ आपके माइंड में बोर्ड्स भी है प्लस नीट भी है। तो आप ऐसे मत पढ़िए कि ये मैं बोर्ड के लिए पढ़ रहा हूँ, ये मैं नीट के लिए पढ़ रहा हूँ। दोनों चीज़ कंबाइंडली ही चलता है। आप जो चीज़ नीट के लिए पढ़ेगा वो बोर्ड में भी काम आएगा, जो आप बोर्ड में पढ़ेगा वो आप नीट के लिए भी काम आएगा। तो फर्स्ट चीज़ इट इज़ टाइम। अगर आप एक चीज़ पर टाइम दे रहे हैं तो उस पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, ताकि वो आपका बोर्ड के लिए भी हो जाए, नीट के लिए भी हो जाए। दूसरा, टाइम आपको डेली पढ़ना होगा, जैसे मैंने कहा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। प्लस जो आप नोट्स बनाते हैं उसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो वो आपका बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा बहुत अच्छे से, और आपका नीट के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप नोट्स कैसे बनाते थे? नोट्स जो क्लास में सर बनवाते थे, प्लस अगर मैंने कोई बुक पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी से जो की पॉइंट्स मिला उसको नोट डाउन अपने उसी नोट्स में करती थी। अच्छा, तो उससे आपको लास्ट टाइम में बहुत फायदा हाँ। मिला होगा। क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसको नहीं छोड़ सकते। तो एनसीईआरटी का की पॉइंट्स लास्ट मोमेंट पे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते थे आप? फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, बायोम के मॉड्यूल्स, प्लस एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस, क्योंकि इस बार 2025 नीट में जो क्वेश्चंस थे, जो लेंथ थे क्वेश्चंस थे, कि वो एनसीईआरटी से बहुत मैच करते हैं। The length of question which is given in NCERT and in NEET 2025 is very much similar. अगर वो बच्चे नहीं किए हैं फिजिक्स एनसीईआरटी, देन उन लोग को डर लगेगा उन क्वेश्चन से पक्का। बहुत धन्यवाद दिव्या। अंत में एक आप मैसेज, जो बायो में आपके जूनियर्स पढ़ रहे हैं या आगे चल के बायो में इनरोल होने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ बातों का ध्यान रखते हुए वो कैसे पढ़ाई करें कि वो भी जब भी नीट में अपीयर करें तो उनका भी सिलेक्शन हो जाए? आप थोड़ा बताइए, कुछ पॉइंट्स दे दीजिए उनको, अपना गुरु ज्ञान। मेरे जूनियर्स के लिए यही लेसन रहेगा कि प्लीज़, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। शॉर्टकट कहीं काम नहीं करता है आपका। प्लस डिप्रेस और एंजाइटी में ना जाए, मार्क्स को अपना देख करके। मार्क्स अप डाउन होते रहते हैं। आपका मेन स्कोर नीट का स्कोर है, तो इसलिए आप कंसिस्टेंट रहे, पढ़ते रहे। बहुत बहुत बढ़िया। मतलब इन्होंने, देखिए दिव्या, एक चीज क्लियर कर दी आपको कि कंसिस्टेंसी, बार बार इनका वर्ड जो था कि निरंतरता आपके पढ़ाई में होनी जरूरी है। आप अगर छोड़ देंगे, कभी 5 घंटा पढ़ेंगे, कभी 7 घंटा, कभी 10 घंटा, तो दिक्कत है। जितने देर भी आप पढ़ रहे हैं, आप ये समझिए कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे वैल्यू दीजिए और आप सब्जेक्ट पे कमांड करिए। साथ ही साथ एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी पे आपको फोकस पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही रेफरेंस लिया जा रहा है क्वेश्चंस को फ्रेम करने में। और हीनू में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये खास वीडियो है, खास करके, क्योंकि देखिए ये 12th का बोर्ड की तैयारी करते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में इनको पीएमसीएच पटना मिला है। रैंक भी बढ़िया है, जनरल कैटेगरी से इन्होंने क्रैक किया है।
तो अगर आप शिद्दत से पढ़ाई करेंगे तो बायोम आपके साथ हर कदम पे खड़ा है, चाहे वो आपको पढ़ाने की बात हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात हो, डाउट सपोर्ट की बात हो, मैनेजमेंट की तरफ से कोई दिक्कत हो, वो आपको सॉर्ट आउट किया जाता है। डायरेक्टर सर खुद अवेलेबल होते हैं, हर एक बच्चों का जो पहुंच है वो डायरेक्टर सर तक है कि अगर कभी मिलना है या उनसे कोई क्लैरिटी चाहिए, आगे कैसे करें सर, उस पर बात करनी है, तो वो भी अवेलेबल रहते हैं। तो जी जान लगा दीजिए, और जिनको भी अगले साल अपीयर करना है एकदम बढ़िया से फोकस करके पढ़िए, और होप कि आपका भी अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा। सभी को हमारे और दिव्या की तरफ से ऑल द बेस्ट।